हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसे हम लासातिली लॉ के नाम से जानते हैं। ये सन 1884 ईस्वी में लासातिली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। क्या था ये नियम, क्या है इसके अनुप्रयोग, चलिए आज इस वीडियो में इसी नियम पर बात करते हैं। लासातिली नियम की डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक उत्क्रमणीय अपक्रिया ले लेते हैं, ठीक है, जो कि साम्यावस्था में है। सपोज मैंने रिएक्शन ली A प्लस बी उत्क्रमणीय चिन्ह ए, ठीक है। उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था क्या होती है? इस अवस्था में अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, ठीक है। अब बात आती है इस अभिक्रिया की साम्यावस्था, ठीक है। तो इसे प्रभावित करने वाले तीन कारक होते हैं। एक होता है ताप, दाब और सांद्रण। आयतन भी होता है, बट मैं तीन को इंक्लूड करके चलूंगा। ताप, दाब और सांद्रण, ये तीन कारक हैं जो इस उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था को स्थापित करने में मदद करते हैं। अब अगर मैं इन तीनों में कोई चेंज करूं, ठीक है, तो इस उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था पर क्या चेंज आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, यही लासातिली जी ने समझाया था। इन्होंने कहा था अगर हम ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन करेंगे तो उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिससे किया गया प्रभाव नगण्य रहे, मतलब ना के बराबर रहे। तो देख लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक लासातिली सन हो गई 1884। तो हम बोलेंगे कि इस नियम को सन 1884 ईस्वी में लासातिली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार यदि किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था पर, ठीक है, साम्य स्थापित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रण आदि में परिवर्तन किया जाए तो उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिससे किया गया परिवर्तन नगण्य रहे, मतलब ना के बराबर रहे। अब बता दिए ताप बढ़ाएंगे तो उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था किस साइड जाएगी, दाब बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, इस पर भी बात। हमने क्या किया, ताप का प्रभाव समझना है। तो ताप बढ़ाने पर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिएगा कि दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और एक होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा H की वैल्यू जो होती है ऊष्माक्षेपी के लिए आती है माइनस, और ऊष्मा शोषी के लिए डेल्टा H बराबर आता है प्लस। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। कंप्लीट ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा H कायम होता है माइनस में और ऊष्मा शोषी में कायम होता है प्लस में। अब अगर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया में जो कि ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो उस उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था पीछे की ओर विस्थापित होगी। ऊष्माक्षेपी कहाँ आएंगी, पीछे की ओर। ताप बढ़ाने पर उसकी साम्यावस्था कहाँ आएगी, पीछे की ओर। ऊष्मा शोषी की साम्यावस्था कहाँ जाएगी, आगे की ओर। कंप्लीट। अभी इसके जब रासायनिक अनुप्रयोग लेंगे हम उसमें तो बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। बात करते हैं दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिधर मोलों में या आयतन में कमी होती है। अगर किसी अपक्रिया में दोनों साइड में मोल या आयतन समान है तो उस अपक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंप्लीट। अब बात आती है सांद्रण की। तो सांद्रण के प्रभाव की अगर बात करूं, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो अपक्रिया की साम्यावस्था किस ओर जाएगी, उत्पादों की ओर। उत्पादों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था किस ओर आएगी, अभिकारकों की ओर। तो आप तीनों के प्रभाव को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर ऊष्मा का शोषण होता है। कंप्लीट। अर्थात ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं की साम्यावस्था पीछे की ओर और ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं की साम्यावस्था आगे की ओर विस्थापित होती है। फिर आता है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर मोलों में या आयतन में कमी होती है। कंप्लीट। और किसी अपक्रिया के लिए यदि दोनों ओर मोल या आयतन समान है तो उस अपक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, या उसकी साम्यावस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सांद्रण का प्रभाव। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उत्पादों की ओर, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था अभिकारकों की ओर विस्थापित
हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक साम्यों पर, इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। रासायनिक साम्य, कोई भी एक रासायनिक अपक्रिया है, इस पर लासातेली नियम के क्या अनुप्रयोग होंगे, ठीक है। तो पहली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ली है जो कि कई बार बोर्ड में रिपीट हुई है, तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट क्रिया है, ठीक है। ये हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन G फॉर गैसियस स्टेट में, और H2 ये भी गैसियस, और यहाँ पे भी G होना चाहिए कंप्लीट, यहाँ पे G। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन रहता है उस पर बात करता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हो प्लस 22,400, ठीक है, कैलोरी, या यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता था आपको डेल्टा H। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर इस तरह से डेल्टा H के फेवर में ना दिया हो, अगर सिर्फ इसी प्रकार से लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है इस अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा रिलीज हो रही है, अर्थात ये एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। लेकिन अगर इसी को हम लोग डेल्टा H के फेवर में लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस, और कितना लिखते हैं 22,400 कैलोरी कंप्लीट। तो यहाँ पे कॉमा लग के आता है डेल्टा H बराबर। अगर प्लस में यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अगर ये डेल्टा H के फेवर में लिया जाए तो जस्ट क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, माइनस की जगह क्या आ जाता है प्लस कंप्लीट। अब इस अभिक्रिया पे हम लोग काय काय का प्रभाव लेंगे, ताप, दाब और सांद्रण कंप्लीट। अब इन तीनों के प्रभाव से आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है कि हैबर विधि से अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए लासातेलिय नियम के जो प्रभाव हैं या ताप, दाब और सांद्रण को किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, मतलब किस प्रकार से उसे कम या ज्यादा रखेंगे कंप्लीट। तो बात करता हूँ ताप का प्रभाव। सबसे पहले देखना है मुझे, ये ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है। तो यहाँ पे इसी बात को ध्यान रखना, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो मैं मतलब आपका सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अगर डेल्टा H के फेवर में लिखा हुआ है तो ये क्या में लिखा होगा, माइनस में कंप्लीट। ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं जो होती हैं उनकी अगर ताप बढ़ाएंगे उनका, तो उनकी साम्यावस्था कहाँ की ओर आती है, पीछे की ओर। तो ताप अगर बढ़ा दे, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, तो इसकी साम्यावस्था पीछे की ओर आएगी, जिससे अमोनिया कैसी बनेगी, कम बनेगी कंप्लीट। जब अपक्रिया पीछे की ओर आएगी तो अमोनिया की मात्रा कम प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए ताप कैसा रखना पड़ेगा आपको, कम। ताप कैसा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका आता है दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पर किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर मोलों में कमी होती है। ध्यान रखेंगे, मोल कैसे कॉल करेंगे, यहाँ से इसका कितना मोल है 1, यहाँ पे कितना मोल है 3, 3 और 1 4, टोटल मोल कितने हुए 4। यहाँ पे कितना मोल है 2। किस साइड मोल कम है, उस साइड। मतलब दाब बढ़ाने पर अपक्रिया उस ओर जाएगी जिधर मोलों में कमी होगी। क्योंकि इस साइड मोलों में कमी हो रही है तो अपक्रिया उस साइड जाएगी। तो दाब कैसा रखें, अधिक। दाब अधिक रखोगे तो अपक्रिया आगे की ओर जाने की वजह से अमोनिया अधिक प्रोड्यूस होगी कंप्लीट। बात आती है सांद्रण की। ये तो इफेक्ट बहुत आसान होता है। कैसे, अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेंगे। मतलब अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए आपको किनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, N2 और H2, इन दोनों की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आप इसके प्रभाव को ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि ये एक ताप के प्रभाव में लिख सकते हैं, चूंकि ये एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, अतः अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए ताप को कम रखना पड़ेगा कंप्लीट। और दाब का प्रभाव, क्योंकि इस अपक्रिया में अमोनिया की ओर मोलों में कमी हो रही है, अतः दाब अधिक रखने पर अधिक अमोनिया प्राप्त होगी। बात आती है सांद्रण की। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक करके, ठीक है, अधिक अमोनिया प्राप्त की जा सकती है। अब इसका दूसरा एक अनुप्रयोग और ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है। इसमें क्या करना है हमें, पहले तो इसमें ताप, दाब और सांद्रण, इन तीन के प्रभाव को लेके चलना है, ठीक है। पहले तो अगर ताप के प्रभाव की मैं बात करूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो यहाँ पे देखने के लिए मुझे ये देखना डेल्टा H दिया है या ऐसे ही दिया है। डेल्टा H नहीं दिया है, ठीक है। अगर ऐसे ही दिया है तो माइनस का मतलब है ऊष्मा शोषी, प्लस का मतलब ऊष्मा क्षेपी। अगर इसे मैं लिखता डेल्टा H के फेवर में, ठीक है, तो प्लस
माइनस के क्या आ जाता है यहाँ पे प्लस, और आ जाता 43.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और डेल्टा एच प्लस में होने का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। अर्थात ये कैसी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यहाँ प्लस में आता तो ऊष्मा क्षेपी, माइनस में तो ऊष्मा शोषी। डेल्टा एच जस्ट कैसा हो जाता है, अपोजिट। अब बात आती है ताप का प्रभाव, ठीक है। अब हमें अधिक से अधिक एनओ कैसे प्राप्त होगा, ताप कम करना पड़ेगा या ज्यादा। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया की जगह सॉरी कैसी है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं की साम्यावस्था आगे की ओर विस्थापित होती है, कंप्लीट। तो ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया होने की वजह से इसमें अगर मैं ज्यादा ताप रखूंगा, ठीक है, तो अधिक NO प्राप्त होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक प्रोड्यूस होगी। तो अधिक NO प्राप्त करने के लिए ताप भी कैसा रखना पड़ेगा, अधिक। क्यों अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी अपक्रिया है ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाती है आगे की ओर इनकी साम्यावस्था विस्थापित होती है। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव के लिए मोल काउंट करते हैं, 2, 1 और 1 2, 2 इस साइड है और 2 इस साइड है। दोनों साइड मोल कैसे हैं, समान। क्योंकि दोनों साइड मोल समान है तो उस अपक्रिया की साम्यावस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बढ़ाएं या कम करें, कंप्लीट। और सांद्रण का प्रभाव आप जानते हैं, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाओगे तो NO अधिक प्रोड्यूस होगा, मतलब N2 प्लस O2, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया PCl5 उत्क्रमणीय चिन्ह PCl3 प्लस Cl2 माइनस Q कैलोरी, ये एनर्जी है, माइनस Q कैलोरी, इवन जो भी डिजिट दी होगी यहाँ पे। अब बात आती है इसमें ताप और दाब का प्रभाव बताना है। सांद्रण को तो आप बहुत अच्छे समझ गए, तो ताप की बात करूँ, ये कैसी अपक्रिया है, डेल्टा एच के फेवर में नहीं दिया है ना, ऐसे ही दिया है, तो माइनस ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया ताप बढ़ाने पर इनकी साम्यावस्था कहाँ जाती है, आगे की ओर। अर्थात अधिक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन प्राप्त करने के लिए आपको ताप कैसा रखना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा, कंप्लीट। और दाब की बात कर लूं तो दाब यहाँ पे कितने मोल है, 1 और 1 2 मोल है, ठीक है। यहाँ पे कितना मोल है, 1। तो मोल किस साइड है, इस साइड है। तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो अपक्रिया इस साइड आ जाएगी, तो वो कम मात्रा में प्राप्त होंगे, इसलिए दाब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, दाब कम करने पर साम्यावस्था आगे की ओर जाने की संभावना रहती है। अधिक करोगे तो कहाँ जाएगी, पीछे की ओर, क्योंकि पीछे की ओर मोलों में कमी हो रही है, कंप्लीट। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है आपके में, वो आप कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। अब बहुत जल्द मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको इससे आगे के जैसे भौतिक साम्यों पर लासातेलिए नियम के अनुप्रयोग, इस पे बात करूंगा। भौतिक साम्यों पर जैसे चीनी को अगर पानी में घोलेंगे तो इसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप का। दूसरा, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में घोलूंगा तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगी और उस वीडियो का आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा। कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड की उन्हें क्रमबद्ध तरीके से देखें, तो आप इसके लिए अपने YouTube पर जाइए और YouTube में जाके सर्च बार में सर्च करिएगा गुरुकुल केमिस्ट्री क्लासेस नवाबगंज। ठीक है, ऐसा सर्च करने पे आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको ये सरस्वती माता वाले मोनोग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और इस पेज में मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं वो सभी वीडियो होंगी। इनमें से आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। यहीं से आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब यदि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को यहीं से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको किसी भी नई वीडियो का इंडिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।